नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण के सारांश के आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2023 अंक का सारांश देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 14 जुलाई 2023 और 23 अगस्त 2023 का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, जब देश के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की और सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बाहुबली फैट बॉय कहे जाने वाले LVM-3 मैक 4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर उड़ान भरी तथा इस शक्तिशाली रॉकेट ने 16 मिनट में ही इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल को 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गए और प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के पश्चात रोवर प्रज्ञान के साथ लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मेंजिनस यू क्रेटर के पास सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक 23 अगस्त को शाम 6 बजे किया। चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग से भारत ऐसी उपलब्धि वाला विश्व का चौथा देश बन गया है, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही अपने लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतार सके हैं, परंतु चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश भारत बन गया है। चंद्रमा के लिए भारत के पहले मिशन चंद्रयान प्रथम ने 22 अक्टूबर 2008 को उड़ान भरी थी, जिसने 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 14 नवंबर 2008 को इसका मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान 1 से अलग हुआ, किंतु 25 मिनट बाद ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस श्रृंखला में चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था, जिसने 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर विक्रम 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर से अलग हुआ तथा चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊंचाई पर ही पृथ्वी पर के नियंत्रण कक्षा से संपर्क टूट गया तथा यह सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते समय क्रैश हो गया था। विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% अब भारत में। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में शुरू की गई परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर तथा अन्य संबंधित कार्यक्रमों के परिणाम काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं। वर्तमान में विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% अब भारत में ही है। देश में बाघों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट 4-4 वर्ष के अंतराल के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऐसी 5वीं चक्र की रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2023 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया। इसके पिछले चौथे चक्र की रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किए थे। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर नैनीताल में टाइगर रिजर्व फोर्स में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने देश के सभी 53 टाइगर रिजर्व के साथ साथ सभी राज्यों में मौजूद बाघों की संख्या के आंकड़े भी जारी किए। बाघ गणना 2023 के अनुसार देश में बाघों की कुल न्यूनतम संख्या 3167 तथा अधिकतम संख्या 3925 संभावित है। इसलिए 2022 में बाघों की औसत संख्या 3682 मानी गई है। इस नंबर को आप याद रखिए, 3682, जबकि 2018 में यह संख्या 2967 थी और उससे पूर्व 2014 में 2226 थी। इस प्रकार 2018 से 2022 की 4 वर्ष की अवधि में बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि हुई है। नए गणना के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश में है, जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक का 563 बाघों के साथ है
और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड 560 बाघों के साथ है। मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा इस वर्ष भी बरकरार रहा। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। 2022 की इस गणना के अनुसार इस रिपोर्ट में देश के 53 टाइगर रिजर्व में से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि 260 है। इसके पश्चात कर्नाटक स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 150 बाघ और तीसरे स्थान पर कर्नाटक के ही नागरहोल टाइगर रिजर्व में 141 बाघ हैं। PSLV C-56 की सफल उड़ान द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण। चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के 2 सप्ताह पश्चात ही इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी 30 जुलाई 2023 को प्राप्त की, जब अपनी एक व्यावसायिक उड़ान के तहत अपने विश्वसनीय PSLV C-56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण उसने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। प्रक्षेपित उपग्रह में सिंगापुर का 360 किग्रा का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तथा 6 अन्य छोटे उपग्रह शामिल थे। PSLV C-56 की इस उड़ान की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि उपग्रह को अपनी निर्धारित कक्षा में छोड़ने के बाद रॉकेट के बचे हुए हिस्से को पृथ्वी की ओर लगभग 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया गया। निचली कक्षा में रहते हुए अगले 2 माह में यह स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इससे अंतरिक्ष में इकट्ठा हो रहे कचरे को कम करने में मदद मिलेगी। देश के बाहर IIT के पहले कैंपस जंजीबार और अबू धाबी में। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भारत के विश्वविख्यात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के परिसर अब विदेशों में भी स्थापित करने की शिक्षा मंत्रालय की योजना है। ऐसा पहला कैंपस तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार में तथा दूसरा कैंपस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। जंजीबार में प्रस्तावित कैंपस IIT मद्रास का होगा और अबू धाबी में प्रस्तावित कैंपस IIT दिल्ली का कैंपस होगा। इसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं ट्रिक से कि जंजीबार में लौंग इलायची की खेती होती है और मद्रास दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत भी मसालों के लिए प्रसिद्ध है और जंजीबार भी लौंग इलायची मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों सेम हो गया, यानी कि मद्रास का जो कैंपस है वो जंजीबार में खुलेगा और अबू धाबी क्या है, हाईटेक सिटी है, दिल्ली भी हाईटेक है, तो ये दोनों सेम हो गया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति हेतु PhD की अनिवार्यता समाप्त। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी नियुक्ति के मामले में PhD की अनिवार्यता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने समाप्त कर दिया है। इन पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अब नेट, सेट या स्लेट ही अनिवार्य न्यूनतम योग्यता होगी। नए नियम 1 जुलाई 2023 से लागू किए गए हैं। इस संबंध में टिप्पणी करते हुए UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा कि 1 जुलाई 2023 से इस भर्ती के लिए PhD अब वैकल्पिक योग्यता होगी, जबकि नेट, सेट और स्लेट अनिवार्य योग्यता की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के विरुद्ध विपक्षी दलों के गठबंधन का संक्षिप्त नाम इंडिया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA को पराजित कर सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य के साथ एकजुट हुए प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने इस गठबंधन का नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस इंडिया रखा है। इस गठबंधन की यह दूसरी बैठक 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी सहित कुल 26 विपक्षी दल शामिल थे। इस गठबंधन की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निवास पर संपन्न हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के अधिकांश विधायक अजीत पवार के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा विभाजन पार्टी नेता शरद पवार द्वारा अपनी पुत्री सुप्रिया सुले और एक अन्य सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष
घोषित किए जाने के 3 सप्ताह पश्चात ही हुआ, जब उनके भतीजे अजीत पवार अपने कुछ साथियों के साथ प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए। अजीत पवार ने पार्टी के मूलतः 53 विधायकों में से 40 के समर्थन का दावा करते हुए अपने खेमे को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करार दिया है और इस गुट ने अजीत पवार को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया है। दूसरी ओर शरद पवार ने अपने खेमे को ही मूल पार्टी होने का दावा किया है। इस मामले में दोनों पक्षों का दावा अब चुनाव आयोग के समक्ष है तथा किस गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दर्जा दिया जाए, यह निर्णय अब चुनाव आयोग ही करेगा। छोटे अपराधों के मामलों में कारावास के स्थान पर केवल जुर्माने का ही प्रावधान करने के लिए विधेयक लोकसभा में पारित। न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करने तथा कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए अनेक छोटे अपराधों के मामले में कारावास की सज़ा के प्रावधान को समाप्त कर केवल जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा। इसके लिए जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 12 जुलाई 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। इस विधेयक के जरिए 19 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटे अपराधों में कारावास के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अधिनियमित होने पर छोटे अपराधों के लिए अब जेल की सज़ा नहीं होगी तथा केवल जुर्माने का आरोपण ही किया जाएगा। अनेक मामलों में अदालती कार्रवाई की आवश्यकता भी नहीं रहेगी तथा जुर्माने की राशि में 3-3 वर्ष के अंतराल पर 10-10% की वृद्धि का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए अर्थदंड के प्रावधानों को पिछली तिथि से ही लागू करने का सुझाव भी समिति के सुझावों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न। संघाई सहयोग संगठन SCO का 23वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी एवं अध्यक्षता में 4 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। भारत ने SCO की अध्यक्षता सितंबर 2022 में SCO की समरकंद शिखर सम्मेलन के दौरान संभाली थी। SCO के राष्ट्र प्रमुखों का यह शिखर सम्मेलन राष्ट्र अध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति में नई दिल्ली में करने का मूल कार्यक्रम था, किंतु बाद में डिजिटल माध्यम से ही इसे संपन्न करने का निर्णय लिया गया। इससे पूर्व इस समूह का पिछला 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति में सितंबर 2022 में संपन्न हुआ था। भारत की संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता व शिखर सम्मेलन का थीम सुरक्षित SCO की ओर टुवार्ड्स सिक्योर SCO था। SCO का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। मध्य एशिया में सुरक्षा चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से संघाई 5 नाम से एक समूह की स्थापना रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा अप्रैल 1996 में संघाई में की गई थी। यह पांचों देश संघाई 5 के संस्थापक देश थे। बाद में 2001 में उज्बेकिस्तान को इस समूह में शामिल कर इसका नाम संघाई सहयोग संगठन किया गया। इस प्रकार संघाई सहयोग संगठन की औपचारिक स्थापना 15 जून 2001 को मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान को 9 जून 2017 से इस संगठन का सदस्य बनाया गया था, जिससे SCO में सदस्यों की कुल संख्या 8 हो गई थी और इसी वर्ष 2023 में ईरान को भी सदस्य देश में शामिल किया गया, जिससे अब SCO में कुल सदस्य देशों की संख्या 9 हो गई है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 40% है, जबकि कुल भूभाग विश्व की कुल भूमि का 22% है तथा SCO के सदस्य देशों की कुल अर्थव्यवस्था कुल वैश्विक अर्थव्यवस्था का 30% है। संघाई सहयोग संगठन का अगला यानी कि 24वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस व संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस व संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्राएं 13 से 15 जुलाई 2023 को की। उन्हें 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय बैस्टिल दिवस के कार्यक्रमों में सम्मानित अतिथि के रूप में भागीदारी के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा
आमंत्रित किया गया था। फ्रांस में 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय बैस्टिल नामक एक कारावास था जिस पर हमला हुआ था, जिसकी याद में 14 जुलाई को बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। और इसी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के द्वारा। यह सम्मान पाने वाले वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी फ्रांस के बैस्टिल डे आयोजन में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। 13 जुलाई को ही फ्रांस के एलिसी पैलेस में एक निजी रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक व सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सम्मानित किया। विश्व के गिने चुने अग्रणी नेताओं को ही फ्रांस का यह सम्मान अब तक दिया गया है। श्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। पेरिस में 2 दिन के व्यस्त कार्यक्रमों के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा के दूसरे चरण में संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए, जहां अबू धाबी हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने की। बाद में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में किया। यूएई का जो राष्ट्रपति भवन है उसे कसर अल वतन कहा जाता है। दोनों देशों के बीच तीसरे समझौते ज्ञापन के तहत यूएई की राजधानी अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली विदेश में कैंपस स्थापित करने की घोषणा करने वाला आईआईटी मद्रास के बाद देश का दूसरा आईआईटी है। आईआईटी मद्रास ने जंजीबार तंजानिया में कैंपस की स्थापना के लिए 5 जुलाई 2023 को ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। 163 देशों में भारत का 126वां स्थान। देश में आंतरिक संघर्षों, शरणार्थियों की स्थिति, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों इत्यादि अनेक मानकों के आधार पर विभिन्न देशों एवं क्षेत्र में शांति की स्थिति का आकलन सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। शांति की स्थिति की रैंकिंग के लिए ग्लोबल पीस इंडेक्स की गणना इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती है। इंस्टीट्यूट की इस वर्ष की 2023 की ताज़ा ग्लोबल पीस रैंकिंग में 163 देशों में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 2022 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 135वां था। इस वर्ष की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश आइसलैंड है, जो कि पहले भी था, और इसके पश्चात डेनमार्क, आयरलैंड और न्यूजीलैंड है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी रिपोर्ट में सर्वाधिक अशांति वाला देश अफगानिस्तान को बताया गया, जो कि 163वें स्थान पर है। 162वें स्थान पर यमन तथा 161वें स्थान पर सीरिया है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बेहतर स्थान भूटान का 17वां स्थान है और उसके पश्चात नेपाल 79वें स्थान पर और चीन 80वें स्थान पर है। भारत का स्थान याद रखिएगा 126वां। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की दृष्टि से रहने के लिए सबसे उपयुक्त व सबसे खराब शहर। विश्व में रहने के योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। 173 प्रमुख शहरों के वर्ष 2023 की रैंकिंग में दिल्ली और मुंबई 141वें तथा चेन्नई 144वें स्थान पर है, जबकि अहमदाबाद और बेंगलुरु क्रमशः 147वें और 148वें स्थान पर है। EIU की इस वर्ष 2023 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान ऑस्ट्रियाई शहर वियना का है, जबकि कोपेनहेगन और मेलबॉर्न क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क 173 शहरों की सूची में सबसे निचले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग 2023 में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली, भारतीय पासपोर्ट का 80वां स्थान। ब्रिटेन स्थित निजी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा विश्व के विभिन्न देशों के पासपोर्ट्स की शक्ति का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि संबंधित पासपोर्ट के धारक उसे धारण करते हुए
कितने देश की यात्रा वीज़ा के बिना ही कर सकते हैं। इस आधार पर विभिन्न देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है तथा इसके लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की गणना संस्था द्वारा की जाती है। वर्ष 2023 के लिए 199 पासपोर्ट्स के लिए सूचकांक की गणना हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा की गई तथा इस रैंकिंग के लिए 227 प्रसिद्ध गंतव्य स्थलों के लिए केवल पासपोर्ट के आधार पर ही बिना वीज़ा लिए जाने की क्षमता का आकलन किया गया। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर को माना गया है। इस रैंकिंग में दूसरा स्थान जर्मनी, इटली और स्पेन को संयुक्त रूप से दिया गया, जबकि तीसरा स्थान संयुक्त रूप से जापान, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्वीडन तथा दक्षिण कोरिया को दिया गया। भारत को इस वर्ष की रैंकिंग में 80वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 2022 की रैंकिंग में 88वां स्थान था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट से बिना वीज़ा लिए अब विश्व के 57 गंतव्य स्थलों की यात्रा की जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड, जमैका, श्रीलंका, इंडोनेशिया, रवांडा इत्यादि इन देशों में शामिल है जहां भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। हेनले एंड पार्टनर्स ने इस वर्ष से एक और आधार पर राष्ट्रों की रैंकिंग की है कि वह देश कितने देशों के नागरिकों को अपने यहाँ बिना वीज़ा के आने की अनुमति देता है। इस मामले में 57 देशों में से 94वां स्थान भारत को दिया गया है। भारत में प्रवेश के लिए केवल 4 देशों के नागरिकों को ही वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। भारत व पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का वर्ष 2023 में दूसरा आदान प्रदान। 31 मई 2018 को संपन्न एक द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत व पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में एक दूसरे के नागरिक कैदियों व मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान 1 जुलाई 2023 को किया। राजनयिक चैनलों के माध्यम से ऐसी सूचियों का यह आदान प्रदान प्रतिवर्ष वर्ष में 2 बार 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को किया जाता है। 1 जुलाई 2023 को भारत को पाकिस्तान द्वारा सौंपी गई सूची के अनुसार इस समय 308 भारतीय पाकिस्तानी जेलों में निरुद्ध हैं। इनमें 266 मछुआरे हैं तथा 42 अन्य नागरिक हैं, जबकि भारतीय जेलों में निरुद्ध पाकिस्तानी कैदियों की संख्या 417 है, जिसमें 74 मछुआरे तथा 343 अन्य नागरिक हैं। कैदियों की सूची के आदान प्रदान के अतिरिक्त अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान भी दोनों देशों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी को किया जाता है। ऐसे आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौता 31 दिसंबर 1988 को ही हुआ था। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मेहमान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने द्विपक्षीय वार्ता में क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार दोनों नेताओं ने साझा किए। पारस्परिक सहयोग एवं साझेदारी संवर्धन के लिए दोनों देशों को सड़क मार्ग से जोड़ने की संभावना के अध्ययन के लिए सहमति दोनों पक्षों में रही। दोनों देशों के बीच व्यापार व आर्थिक सहयोग की संभावनाओं के विस्तार के लिए हवाई कनेक्टिविटी में वृद्धि के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में रही। व्यापार एवं लोगों के आवागमन में वृद्धि के लिए तमिलनाडु के नागपट्टनम तथा श्रीलंका के कांके संतूरई के बीच यात्री फेरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच विद्युत ग्रिड के काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भी सहमति दोनों पक्षों में हुई है तथा भारत व श्रीलंका के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। स्वदेश वापसी से पूर्व राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू से भी मेहमान राष्ट्रपति ने भेंट की। राष्ट्रपति भवन में मेहमान राष्ट्रपति विक्रमसिंघे का स्वागत करते हुए भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और सागर क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण से एक विशेष स्थान रखता है। भारत द्वारा म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ सामान्य संबंध बनाए रखने के संकेत। म्यांमार में सेना ने आंग सान सू की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट फरवरी 2021 में किया था।
जिससे नाराज होकर अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों द्वारा वहां लोकतंत्र की वापसी के लिए दबाव सैन्य सरकार पर बनाया गया। इन देशों का भारत पर भी दबाव रहता है कि म्यांमार के सैन्य शासन के प्रति कठोर रुख वह अपनाए, लेकिन इस मामले में यह स्पष्ट संकेत भारत में दिए हैं कि वह अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप ही कदम उठाएगा। सैन्य तख्ता पलट के पश्चात भारत एवं म्यांमार के विदेश मंत्रियों की पहली मुलाकात 16 जुलाई 2023 को बैंकॉक में हुई। मेकांग गंगा सहयोग के मंत्रियों की बैठक तथा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक के सिलसिले में दोनों विदेश मंत्री बैंकॉक में थे। भारत और म्यांमार दोनों ही बिम्स्टेक के साथ साथ मेकांग गंगा सहयोग के भी सदस्य हैं। मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक बैंकॉक में संपन्न। दो प्रमुख नदियां मेकांग व गंगा की घाटियों में रहने वाले लोगों के निकट संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए 2000 ईस्वी में शुरू की गई 6 देशों की एक पहल है। आसियान के 5 देश म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के अतिरिक्त भारत इसमें शामिल है। पर्यटन, संस्कृति, परिवहन एवं संचार तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग संवर्धन इसके उद्देश्यों में शामिल है। गंगा नदी जहां भारत की सबसे प्रमुख नदी है, वहीं मेकांग का प्रवाह चीन, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया तथा वियतनाम में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं जल संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि के लिए मेकांग गंगा कॉरपोरेशन बिजनेस काउंसिल के गठन का निर्णय इस बैठक में लिया गया। पारस्परिक सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश पर भी चर्चा बैठक में की गई। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। 15 माह के अंतराल के पश्चात देश के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में 600 अरब डॉलर का बिंदु पार किया। जुलाई 2023 के मध्य में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष एक बार पुनः 600 अरब डॉलर का बिंदु पार किया। रिजर्व बैंक द्वारा 21 जुलाई 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार 14 जुलाई 2023 को कुल विदेशी मुद्रा कोष 609.022 अरब डॉलर हो गया था। 15 माह के अंतराल के पश्चात भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों ने 600 अरब का बिंदु पार किया है। इससे पूर्व में 2022 में यह कोष 600 अरब डॉलर से अधिक हुआ था। विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के अतिरिक्त स्वर्ण कोष, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास आरक्षित राशि भी शामिल की जाती है। मार्च 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण, RBI की रिपोर्ट। भारत पर विदेशी ऋण की स्थिति के संबंध में रिजर्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट 30 जून 2023 को जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण 624.7 अरब डॉलर था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 619.1 अरब डॉलर था। इस प्रकार कुल विदेशी ऋण में 5.6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा। मार्च 2023 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण GDP का 18.9% था, जो एक वर्ष पूर्व मार्च 2022 के अंत में 20% था। 2023-24 की पहली तिमाही में भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े। बीते वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के वस्तुगत निर्यात में डॉलर मूल्य में लगभग 6% की वृद्धि प्राप्त की थी, जिससे पूरे वित्तीय वर्ष में वस्तुगत निर्यात 447 अरब डॉलर के रहे थे। किंतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यात में ऋणात्मक वृद्धि का सिलसिला बना हुआ है। देश के वस्तुगत निर्यात में विगत 5 माह से लगातार गिरावट के चलते संदर्भित तिमाही अप्रैल-जून 2023 में देश के वस्तुगत निर्यात में 15.13% की गिरावट दर्ज की गई है। विदेशी व्यापार के इन आंकड़ों में यदि सेवाओं के व्यापार के अंतिम आंकड़े भी जोड़े जाए तो अप्रैल-जून 2023 भारत के कुल निर्यात 182.70 अरब डॉलर था तथा आयात 205.29 अरब डॉलर के रहे, जिससे विदेशी व्यापार घाटा 22.59 अरब डॉलर का रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून 2023 की तिमाही में भारत के वस्तुगत निर्यात के पहले 5 प्रमुख गंतव्य में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, चीन तथा ब्रिटेन रहे हैं, जबकि इसी अवधि में आयात के प्रमुख स्रोत क्रमशः चीन, रूस, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात तथा सऊदी अरब रहे। सबसे ज़्यादा आयात चीन से किया जाता है और सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को किया जाता है।
ये ध्यान रखिएगा। पूर्व वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे वर्ष के दौरान भारत के कुल वस्तुगत निर्यात 447.46 अरब डॉलर के थे तथा आयात 714.24 अरब डॉलर के रहे थे। इस प्रकार 2022-23 में पूरे वर्ष में विदेशी व्यापार घाटा 266.78 अरब डॉलर का था। विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। एफडीआई प्राप्तियों में अमेरिका का शीर्ष स्थान और भारत का स्थान 8वां। वर्ष 2022 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के अंतर्गत अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के संबंध में अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा यह आंकड़े वर्ष 2023 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट में जारी की। जुलाई 2023 में जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के वैश्विक अंतर प्रवाह में 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं 2022 में इसमें 12% की गिरावट थी। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में यह कुल मिलाकर 1295 अरब डॉलर रहा है। वर्ष 2023 की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक 285 अरब डॉलर का अंतर प्रवाह अमेरिका में रहा है, जबकि चीन व सिंगापुर का इस मामले में दूसरा और तीसरा स्थान है। इसके पश्चात इस मामले में हांगकांग, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फिर भारत का स्थान है। इस प्रकार भारत का स्थान 8वां है। अंकटाड की इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बाह्य प्रवाह के मामले में भी शीर्ष स्थान अमेरिका का ही है, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः जापान और चीन का है। अंकटाड का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। अंकटाड इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं निवेश से संबंधित एक निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता पहुंचाना है। इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 195 है तथा इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अंकटाड का सम्मेलन प्रति 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसका पिछला सम्मेलन 3 से 8 अक्टूबर 2021 को बारबाडोस की मेज़बानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ था। कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्षेत्रीय विपणन कार्यालय स्थापित हुआ। देश के रक्षा निर्यातों के लिए बाजारों का विस्तार करके ऐसे निर्यातों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक क्षेत्रीय कार्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जुलाई 2023 में स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 जुलाई 2023 को किया। यह कार्यालय हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित भारतीय रक्षा उत्पादों के मलेशिया को विपणन व इनके रखरखाव आदि की दिशा में पहल करेगा। साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों व भारत के सार्वजनिक उपक्रमों के बीच एक संपर्क केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.4% रहने के पूर्वानुमान में एशियाई विकास बैंक ने कोई परिवर्तन नहीं किया। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में 2023 में आर्थिक वृद्धि के संबंध में अपने पूर्वानुमान अप्रैल 2023 में अपने प्रकाशन एशियन डेवलपमेंट आउटलुक में प्रस्तुत किया था। अब जुलाई 2023 के नए अनुमान में अप्रैल के अनुमानों में कोई विशेष परिवर्तन एशियाई बैंक ने नहीं किया है। इसमें 2023-24 के लिए भारत में आर्थिक वृद्धि के अपने अप्रैल 2023 के पूर्वानुमान 6.4% तथा 2024-25 के लिए अपने पूर्वानुमान 6.7% में कोई परिवर्तन बैंक ने जुलाई 2023 में नहीं किया है, जबकि विश्व बैंक ने भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि 6.6 रहने का पूर्वानुमान जनवरी 2023 में अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में व्यक्त किया था, जिसे घटाकर विश्व बैंक ने 6.3% जून 2023 में कर दिया था। गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। देश में चावल की कीमतों में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा जुलाई 2023 में की। खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत को देखते हुए जिन देशों के लिए
चावल निर्यात की अनुमति सरकार ने दी हुई है उनके मामले में ताज़ा प्रतिबंध लागू नहीं होगा, वहाँ निर्यात किया जाएगा। सरकार के इस प्रतिबंध से घरेलू बाजार में जहां चावल की कीमतों में गिरावट संभावित है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत अब विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बन गया है। ये ध्यान रखिएगा कि विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र कौन है? अपना देश भारत। देश में होने वाले चावल निर्यात में गैर बासमती सफ़ेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है। भारत से गैर बासमती सफ़ेद चावल का निर्यात मुख्यतः थाईलैंड, श्रीलंका, स्पेन, इटली तथा अमेरिका में किया जाता है। अगला, ईपीएफ जमा पर 8.15% ब्याज को वित्त मंत्रालय की मंजूरी। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जमा पर 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के न्यासी तंत्र बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने मार्च 2023 में की थी। ट्रस्ट की इस सिफारिश को वित्त मंत्रालय ने मंजूरी जुलाई 2023 में प्रदान की है। पिछले वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज 8.1% थी, जो पिछले 4 दशकों में सबसे कम ब्याज थी। अगला, राज्य की निर्यात तैयारी के संबंध में नीति आयोग के वर्ष 2022 के निर्यात तैयारी सूचकांक तमिलनाडु का शीर्ष स्थान। देश के तीव्र आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के निर्यातों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए केंद्रीय प्रयासों के साथ साथ राज्यों की सक्रियता का भी भारी महत्व होता है। राज्यों की निर्यात तैयारी एवं तत्परता के मूल्यांकन हेतु सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (EPI) नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। आयोग द्वारा सभी राज्यों के लिए ऐसे पहले निर्यात तैयारी सूचकांक 26 अगस्त 2020 को तथा वर्ष 2021 के लिए ऐसे दूसरे निर्यात तैयारी सूचकांक मार्च 2022 में जारी किए गए थे। श्रृंखला में अब 2022 के लिए सभी राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। यह सूचकांक भारत के प्रतिस्पर्धा संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके लिए देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को 4 श्रेणियों तटीय राज्य, भूमिबद्ध राज्य, हिमालयी राज्य तथा केंद्र शासित व छोटे राज्य में विभाजित किया गया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला स्थान तमिलनाडु का है, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। जबकि गैर तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान हरियाणा का है, उसके पश्चात तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का स्थान है और हिमालयी राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड, जबकि केंद्र शासित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर का प्रथम स्थान है। देश में बहुआयामी निर्धनता में कमी, नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की एक ताज़ा अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश में बहुआयामी निर्धनता में भारी कमी हाल ही के वर्षों में आई है। 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पर आधारित आयोग की नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023 शीर्षक वाली यह रिपोर्ट आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन कुमार बेरी ने 17 जुलाई 2023 को जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में देश में बहुआयामी निर्धनता जनसंख्या कुल जनसंख्या का 24.85% थी तथा 2019 से 21 के दौरान यह अनुपात घटकर 14.96% रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार निर्धनता में तेज़ी से कमी ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्र में दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 32.59% से घटकर 19.28% रह गई है, वहीं शहरी क्षेत्रों में यह 8.65% से घटकर 5.27% हो गई है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा कमी वाले राज्य क्रमशः बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश हैं। अगला, भारत में 2023-24 में आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जुलाई 2023 का नया पूर्वानुमान 0.2% बिंदु का सुधार। विश्व के विभिन्न भागों एवं देश में आर्थिक स्थिति, चुनौती एवं विकास की स्थिति के संबंध में अपने नए ताज़ा आकलन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने 25 जुलाई 2023 को कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में व्यक्त किए हैं। इसमें बताया गया है कि मुद्रास्फीतिक दबाव के कारण अपनाई जा रही कड़ी मौद्रिक नीतियों के चलते इस वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि का अब 3% ही रहने का अनुमान है।
भारत के संबंध में 2023-24 के लिए अपने पूर्वानुमान में 0.2% बिंदु का सुधार आईएमएफ ने जुलाई 2023 में किया है। भारत में 2023-24 में वृद्धि 5.9% रहने का अनुमान आईएमएफ ने अप्रैल 2023 में व्यक्त किया था। इसे बढ़ाकर अब 6.1% रहने का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जुलाई 2023 में किया है। अगला, राजस्थान में महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना। राजस्थान के निवासियों को न्यूनतम आय की गारंटी देने के लिए महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना जुलाई 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत तथा शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा होने के पश्चात पात्र व्यक्तियों के लिए 25-25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी नए लाए गए कानून के जरिए योजना के तहत दी गई है। इस कानून में बुजुर्गों, विधवाओं एवं एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत देय पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर 1000 प्रति माह इस योजना के तहत किया गया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि का प्रावधान भी योजना के तहत किया गया है। पात्र जनों के लिए जो भी इस योजना के पात्र हैं उनके लिए कानून के जरिए न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। अगला, मध्य प्रदेश में मिलेट मिशन योजना। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में राज्य में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मोटे अनाजों की बुआई को प्रोत्साहित करने के लिए उनके प्रमाणित बीज 80% सब्सिडी पर सरकारी संस्थाओं से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में उपलब्ध 8 तरह के मोटे अनाजों को योजना के तहत लाया गया है, जिनमें से बाजरा, रागी, कुटकी, सांबा, ज्वार, कंगनी, चेना तथा कोदो शामिल है। राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक होगी। उल्लेखनीय है कि मिलेट्स को पौष्टिक आहार माना गया है। कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर्स तथा विटामिन B6 आदि की मौजूदगी के चलते यह इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं तथा शरीर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेलकूद, एथलेटिक्स। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को पुनः स्वर्ण पदक। भारत के ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 1 जुलाई 2023 को वर्ल्ड एथलेटिक्स के डायमंड लीग के लुसाने चरण में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की। इससे पूर्व 5 मई 2023 को इस लीग के दोहा सत्र में भी जैवलिन थ्रो में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और अभी हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में 88.17 मीटर का थ्रो करके उन्होंने पुनः गोल्ड मेडल जीता है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 6 स्वर्ण पदकों के साथ भारत का पदक तालिका में तीसरा स्थान। 25वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 12 से 16 जुलाई 2023 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। भारत सहित 42 देशों के एथलीटों ने इसकी विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। भारतीय एथलीटों ने 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक इस आयोजन में जीते और पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि 16 स्वर्ण, 11 रजत और 10 कांस्य पदक सहित कुल 37 पदक के साथ जापान का पदक तालिका में शीर्ष स्थान रहा, जबकि दूसरा स्थान चीन को प्राप्त हुआ। भारत बांग्लादेश महिला क्रिकेट। बांग्लादेश के दौरे पर भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 3 T20 तथा 3 ODI मैचों की श्रृंखला जुलाई 2023 में खेली। इसमें T20 श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीता, जबकि ODI श्रृंखला 1-1 से बराबर पर रही। दोनों श्रृंखलाएं भारतीय टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर ने किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के चयन समिति के प्रमुख। पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर भारत की पुरुषों की सीनियर क्रिकेट टीम के लिए चयन समिति के अध्यक्ष जुलाई 2023 में नियुक्त किए गए। इस आशय की घोषणा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 4 जुलाई 2023 को की। इस पद पर चेतन शर्मा, जिन्होंने फरवरी 2023 में त्याग पत्र दे दिया था, उनका स्थान अजीत अगरकर ने लिया है। दक्षिणी क्षेत्र 14वीं बार दलीप ट्रॉफी का विजेता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल की घरेलू क्रिकेट की प्रथम श्रेणी क्रिकेट की 2023 की दिलीप ट्रॉफी
के लिए 6 क्षेत्रों की टीमों के बीच खेले गए प्रथम श्रेणी क्रिकेट की दलीप ट्रॉफी के 7वें संस्करण के फाइनल में पहुंचने वाली टीम पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र थी, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र को 75 रनों से हराकर दक्षिणी क्षेत्र ने ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। अगला भारत वेस्टइंडीज श्रृंखला 2023। वेस्टइंडीज़ के दौरे पर रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला मेजबान टीम के विरुद्ध जुलाई 2023 में खेली। इस श्रृंखला में 2 टेस्ट मैच की श्रृंखला भारत ने 1-0 से जीत ली। अब टेनिस से जुड़ी खबरें। विंबलडन ओपन 2023। ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाले लंदन में आयोजित वर्ष 2023 के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन में महिलाओं का एकल खिताब चेक गणराज्य की मार्केटा बोंड्रोसोवा ने जीतकर इतिहास रचा। ओपन युग में इस टूर्नामेंट में एकल खिताब जीतने वाली वह पहली गैर वरीय खिलाड़ी बनी हैं। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन रेड क्ले पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट घास पर खेला जाता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के पुरुषों का एकल खिताब के लिए पुरुषों में रिकॉर्ड 23 बार ग्रैंड स्लैम खिताबों के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने फाइनल मुकाबले में हराकर जीता। तो विंबलडन ओपन के चैंपियन कौन रहे? स्पेन के कार्लोस अल्काराज। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी 20 वर्षीय अल्काराज का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पूर्व 2022 में यूएस ओपन का विजेता भी वही थे। अगला यूकी भांबरी का एटीपी टूर में पहला खिताब। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ने दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस के साथ जोड़ी बनाकर स्पेन में मलोरका टेनिस चैंपियनशिप में एटीपी टूर का पहला खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की है। हॉफमैन कप 2023 क्रोएशिया का दूसरा खिताब। पुरुष व महिलाओं के संयुक्त टीम टेनिस के 32वें हॉफमैन कप के लिए मैच फ्रांस में नीस में खेले गए। 3 वर्ष के अंतराल के पश्चात इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। इसमें फाइनल में पहुंचने वाली 2 टीमें स्विट्जरलैंड और क्रोएशिया थी, जिसमें क्रोएशिया ने स्विट्जरलैंड को 2-0 से पराजित किया। अब बैडमिंटन से जुड़े करंट अफेयर्स। भारत के लक्ष्य सेन कनाडा ओपन बैडमिंटन में एकल खिताब के विजेता। भारत के नवोदित बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन कनाडा के कैलगरी में संपन्न कनाडा ओपन बैडमिंटन का एकल खिताब अपने नाम किया। 21 वर्षीय लक्ष्य सेन का यह दूसरा BWF खिताब है। इससे पूर्व जनवरी 2022 में इंडिया ओपन का खिताब उन्होंने जीता था। कनाडा ओपन बैडमिंटन का महिला वर्ग का खिताब जापान की अकाने यामागुची ने जीता है। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी का युगल खिताब। दक्षिण कोरिया में इयोसु में संपन्न 2023 के कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुषों का युगल खिताब जीतने में सफल रही। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का इस वर्ष का यह चौथा खिताब है। इससे पूर्व इसी वर्ष स्विस ओपन, एशियाई चैंपियनशिप और इंडोनेशिया ओपन के भी खिताब इन्होंने जीते हैं। अब फुटबॉल से जुड़े करंट अफेयर्स। भारत सैफ का फुटबॉल कप का विजेता। दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ के 14वें द्विवार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु में कांति रावा स्टेडियम में खेला गया। इसका खिताब भारत ने फाइनल में कुवैत को हराकर जीता। भारत 9वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने में सफलता प्राप्त किया है। भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री को टूर्नामेंट में सर्वाधिक 5 गोल डालने के लिए गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार भी उन्हें ही दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार बांग्लादेश के अनीस उर रहमान को तथा फेयर प्ले ट्रॉफी नेपाल को दिया गया। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी अब अमेरिका के इंटर मियामी क्लब के साथ जुड़े। 2 वर्षों तक फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब से जुड़े रहने के पश्चात अर्जेंटीना के जाने माने फुटबॉलर लियोनेल मेसी
अब अमेरिका के इंटर मियामी फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं। अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने वाले 36 वर्षीय लियोनेल मेसी इससे पूर्व स्पेन के बार्सिलोना क्लब के साथ लगभग 21 वर्षों तक जुड़े रहे थे। शतरंज, आदित्य एस सामंत भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने। महाराष्ट्र के 17 वर्षीय आदित्य सामंत शतरंज में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर जुलाई 2023 में बने। ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने के लिए तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म उन्होंने स्विट्जरलैंड में बिल शतरंज महोत्सव में प्राप्त किया। उनके पूर्व तेलंगाना के 15 वर्षीय परनीत बुपल्ला भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। अगला तैराकी, सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप 2023। हैदराबाद में संपन्न 76वें सीनियर राष्ट्रीय जलीय खेल चैंपियनशिप में पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों में कर्नाटक की टीम चैंपियन रही। 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले गुजरात के आरवन नेहरा को पुरुषों में तथा 1 रजत सहित 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली कर्नाटक की A.K. लिनेशा को महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ तैराक घोषित किया गया। अगला बास्केटबॉल, आधव अर्जुन बास्केटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे श्री आधव अर्जुन भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मध्य प्रदेश बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह गिल को इस चुनाव में महासंघ का महासचिव चुना गया। फार्मूला 1 रेस, जुलाई 2023 में 4 फार्मूला 1 रेसों ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स तथा बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन हुआ। इन चारों ही रेसों में रेडबुल टीम के मैक्स वर्स्टैपेन विजेता रहे। तो ये थे दोस्तों सितंबर 2023 अंक के सभी प्रमुख करंट अफेयर्स जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।